हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो आज हम आपके लिए लाए हैं पीजीटी, जीआईसी, जीजीआईसी जो प्रवक्ता की न्यू वैकेंसी आई है उसमें सोशियोलॉजी के सिलेबस या पाठ्यक्रम से मैक्स वेबर पे चर्चा करेंगे। इसके 3 वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आज हम पार्ट 4 हैं जिसमें बात करेंगे मैक्स वेबर का धर्म का समाजशास्त्र और पूंजीवाद का उदय या आधुनिक पूंजीवाद का विश्लेषण जो मैक्स वेबर ने किया है इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आइए जानते हैं, जैसे कि मैक्स वेबर का धर्म का समाजशास्त्र। तो मैक्स वेबर की सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक विदित देन की बात की जाए तो धर्म का समाजशास्त्र है। वेबर ने विश्व के प्रमुख धर्मों का व्यापक अध्ययन किया और इस अध्ययन के आधार पर धर्म की समाजशास्त्रीय व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। इनका यह विशद अध्ययन 3 बड़े ग्रंथों में है और इसमें इन्होंने व्याख्या करने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार आर्थिक व सामाजिक घटनाओं के बीच में संबंध है। मार्क्स की भांति वेबर ने भी यह स्वीकार किया है कि सामाजिक संरचना में आर्थिक कारण महत्वपूर्ण है। साथ ही यह मानने से भी इनकार किया है कि आर्थिक कारण ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें ये बात की गई है कि जैसे मार्क्स मानते थे कि कोई भी सामाजिक अगर संरचना है तो उसमें आर्थिक कारण महत्वपूर्ण है, तो इसे वेबर ने भी माना है कि हाँ ठीक है, आर्थिक कारण महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल आर्थिक कारण ही महत्वपूर्ण है ये वो मानते नहीं हैं कि कई अन्य कारक भी हैं जो कि समाज की संरचना के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और जैसे कि धार्मिक आचार और आर्थिक व्यवस्था एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और कभी कभी नैतिक व आचार शास्त्रीय सिद्धांत या धारणाएं आर्थिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो ये वेबर का मानना था कि आर्थिक कारणों के अतिरिक्त जो धार्मिक क्रियाएं या आचार शास्त्रीय सिद्धांत व धारणाएं होती हैं वो भी आर्थिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करती हैं। इसी आधार पे वेबर का जो एक विश्वास था कि आर्थिक कारक जो होते हैं वो जीवित रहने के साधन पर तो निर्भर हैं, लेकिन उसके अलावा कई आचार व धार्मिक विश्वास जो होंगे वो प्रत्यक्ष या व्यवहारिक रूप से हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं और हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। ठीक है, ये इनका मानना था। अब बात करें कि धर्म के समाजशास्त्र का प्रमुख आधार इन्होंने मैक्स वेबर ने क्या क्या बताया है। तो जो पहला बताया है कि धार्मिक और आर्थिक घटनाएं एक दूसरे से संबंधित व एक दूसरे पे निर्भर हैं। तो मैक्स वेबर का ये चीज़ मानना था कि धार्मिक व आर्थिक घटनाएं जो हैं वो एक दूसरे से संबंधित व एक दूसरे से निर्भर हैं। इनमें से अगर हम किसी एक को भी अगर हम निर्णायक मान लें या उचित मान लें तो वास्तव में ये एक दूसरे को प्रभावी नहीं मानी जाएंगी। और कहीं ना कहीं ये जो इनका मानना है कि धर्म का समाजशास्त्र में कि केवल आर्थिक कारण ही महत्वपूर्ण है जो कि मार्क्स कहते थे, तो वो इसे सहमत नहीं मानते हैं। दूसरा बात किया गया अध्ययन पद्धति के आधार के रूप में इनमें से किसी एक कारक को एक परिवर्तनीय तत्व माना जा सकता है। तो ये मैक्स वेबर का कहना था कि अध्ययन पद्धति के आधार पर इनमें से किसी एक कारक को एक परिवर्तनीय तत्व माना जा सकता है, मतलब परिवर्तन लाने के लिए माना जा सकता है। तो जो वेबर थे ये कहते थे कि धार्मिक कारक को इस प्रकार एक प्रकार का परिवर्तनीय तत्व मानकर उसका आर्थिक व अन्य सामाजिक घटनाओं पर प्रभाव मालूम करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो मैक्स वेबर का यही कहना इसमें था कि हमें कोई धार्मिक कारक को लेकर के उसके परिवर्तन के आधार पर हमें आर्थिक व सामाजिक घटनाओं के परिवर्तन को भी देखा जाना चाहिए। तीसरी बात की गई है कि वेबर ने अपने अध्ययन में सभी धर्मों से संबंधित समस्त तत्वों का स्पष्टीकरण न करके आदर्श प्रारूपों को निश्चित रूप से पृथक करते हुए उनके कार्य कारण का प्रभाव तथा महत्व की व्याख्या की है। तो इसमें ये बात की गई है कि इन्होंने जो 6 धर्म लिए थे उनका जब इन्होंने विश्लेषण किया तो उसमें से एक आदर्श प्रारूप चुना। आदर्श प्रारूप मतलब जो भी चीज़ों का हम विश्लेषण करते हैं उनमें से जो सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है उस एक चीज़ को लेकर के उसके आधार पे कार्य कारण संबंधों और प्रभावों और उसके महत्व की व्याख्या की है। और चौथा जो बात की जा रही, कोई भी एक तरफा दृष्टिकोण, पद्धति या व्याख्या अवैज्ञानिक और इस कारण गलत है। तो इसमें बात किया है मैक्स वेबर ने बताया है कि किसी भी प्रकार की अगर हम एक तरफा विवेचना करते हैं
तो हमें इससे सदैव बचना चाहिए। ना तो केवल इतिहास की आर्थिक व्याख्या और ना ही समस्त सामाजिक घटनाओं की धार्मिक आधार पर कोई विवेचना करना सत्य या यथार्थ होगा। मतलब इनका कहना था कि अगर हम किसी एक तरफा विवेचना या व्याख्या कर रहे हैं तो वो वैज्ञानिक नहीं है। इन दोनों कारकों को एक दूसरे से संबंधित करके या एक दूसरे पे आधारित होना चाहिए और तभी हम मानव समाज के अस्तित्व या निरंतरता को समझ सकते हैं। इनका ये चीज़ मानना था। ठीक है, अतः धार्मिक कारक को एक परिवर्तनीय तत्व मानकर वेबर ने धर्म के आर्थिक आचारों को अपने अध्ययनों का आधार मान लेते हैं और इसी आधार पर धर्म के आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने आर्थिक के साथ साथ धार्मिक कारक को भी समाज में परिवर्तन का एक रूप देखा है और इन्होंने अपने धर्म के समाजशास्त्र के अंतर्गत ही पूंजीवाद के उदय की भी विवेचना की है। जैसे कि बात की जाए प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद का उदय, तो धार्मिक आचारों और धार्मिक विश्वासों से संबंधों को प्रमाणित करने के लिए मैक्स वेबर ने विश्व के 6 महान धर्मों को चुन लिया है। वे धर्म हैं जैसे कन्फ्यूशियस, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम तथा यहूदी धर्म। ठीक है, इन धर्मों को इन्होंने अध्ययन किया। वेबर ने इनमें से प्रत्येक धर्म के आर्थिक आचारों का विश्लेषण किया, फिर उन आचारों के उस धर्म के विशेष को मानने वाले लोगों के आर्थिक व सामाजिक संगठन पर पड़ने वाले प्रभाव को सिद्ध किया है। तो इन्होंने पूंजीवाद को जो उदय माना वो प्रोटेस्टेंट धर्म को क्यों माना? पहले तो इन्होंने 6 धर्मों को लिया, उन धर्मों के जो आर्थिक आचार थे या सामाजिक आचार थे उनका इन्होंने अध्ययन किया और फिर उनका क्या क्या समाज पर प्रभाव पड़ रहा है उसको देखा। उसमें से इन्होंने पाया या विश्लेषण करके अतः जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि अतः विश्लेषण के बाद यह सिद्ध किया कि प्रोटेस्टेंट धर्म में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो उन आर्थिक नियमों की व्यवस्था को उत्पन्न करती हैं जिससे पूंजीवाद का उदय होता है। तो जब इन्होंने इन 6 धर्मों का अध्ययन किया तो उसमें से एक धर्म जो प्रोटेस्टेंट आचार को मानने वाले लोग थे वो उनमें ऐसे कुछ तत्व थे जो कि पूंजीवाद के उदय के कारण थे। प्रोटेस्टेंट धर्म के जो तत्व थे जैसे कि तार्किकता, तो पूंजीवाद के विकास के लिए जो भी लोग होंगे वहाँ के या उस देश के वो लोग अधिक तार्किक ही होते हैं। ये चीज़ तो आप मानेंगे जहाँ पे भी पूंजीवाद होगा। दूसरा, लाभ पाने की इच्छा, तो जो पूंजीवाद का उद्देश्य होता है वो अधिकतर लाभ कमाने की इच्छा ही होती है, तो ये प्रोटेस्टेंट धर्म में पाया गया। तीसरा, प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग अधिकतर परिश्रमी होते थे, बचत एवं पूंजी संग्रह करने वाले होते थे तथा नौकरशाही एवं संगठित होते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो थी कहीं ना कहीं प्रोटेस्टेंट धर्म में पाई जाती थी और यही सब चीज़ें, यही सब विशेषताएं हमें पूंजीवाद के उदय के लिए भी जरूरी है। तो इसी आधार पे जैसे कि मैक्स वेबर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार में कुशल होता है वे धन और मान दोनों पाता है और जो कार्यकुशलता में कम होता है वो धन और मान दोनों से वंचित रह जाता है। और पूंजीवादी व्यवस्था में कुछ भी अकुशल या पुराना है तो उसका पतन अनिवार्य है। तो पूंजीवाद की व्यवस्था में तार्किकता, लाभ पाने की इच्छा होनी चाहिए, परिश्रम होना चाहिए, बजट होनी चाहिए, नौकरशाही की व्यवस्था, ये सब पूंजीवाद की विशेषताएं हैं और ये सब आपके कहाँ पाई गई? प्रोटेस्टेंट धर्म के तत्वों में भी पाई गई। तो इसीलिए इस प्रोटेस्टेंट धर्म को पूंजीवाद के उदय का कारण बताया गया। अगर प्रोटेस्टेंट धर्म की बात की जाए तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया है, जो कि आधुनिक पूंजीवाद के मूल सिद्धांतों में के प्रारंभिक प्रतिपादक रहे हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा में अनेक उपदेश उन लोगों को दिए हैं जो व्यवसाय में सफल होना या धनी होना चाहते थे और ये उपदेश प्रोटेस्टेंट आचारों द्वारा प्रभावित और कुछ उनके अनुरूप था। ठीक है, तो इन उपदेशों में से कुछ उपदेश जैसे कि दिया है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कि समय ही धन है, धन से धन कमाया जाता है, एक पैसा बचाना मतलब एक पैसा कमाना, और ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। जल्दी सोना और जल्दी उठना व्यक्ति के स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाता है। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रोटेस्टेंट धर्म के आधार पर उपदेश दिए थे। ठीक है, यदि हम इन समस्त उपदेशों के पीछे छुपे मनोभाव को देखें तो उससे एक बात स्पष्ट होगी कि ये सभी जो निर्देश हैं एक विशेष बात की ओर बल दे रहे हैं और यह कह रहे हैं कि कार्य करना ही सबसे बड़ा गुण होता है और इस कारण हमें कम से कम इतना बुद्धिमान जरूर होना चाहिए कि हम कठोर परिश्रम करें और धन को कमाएं, बचाएं, ताकि हम स्वस्थ और धनी जीवन जी सकें।
और ये सारे जो मूल सिद्धांत या मनोभाव जो प्रोटेस्टेंट धर्म के आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया, ये आधुनिक पूंजीवाद जो है उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। और इसी आधार पर वेबर मानते हैं कि आधुनिक पश्चिमी पूंजीवाद का उदय धर्म की एक आर्थिक नैतिकता के फलस्वरूप ही हुआ है। आधुनिक पूंजीवाद की आत्मा प्रोटेस्टेंटवाद तथा इसके व्यवहार के नियमोचारों और व्यवहारिक नैतिकता के में समाई हुई है, ये इनका मानना था। कि बात अगर करते हैं कि धर्म के संबंध में मार्क्स और वेबर के विचारों की तुलना करें, तो यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा और स्पष्ट तुलना हमने बताई है आपको कि जैसे मार्क्सवादी विचारधारा के लोग मानते थे कि पूंजीवाद के विकास के कारण प्रोटेस्टेंट धर्म का विकास संभव हुआ है, लेकिन वेबर जो थे उन्होंने जब अपना अध्ययन किया तो उस आधार पे ये निष्कर्ष निकाला कि जो पूंजीवाद है वो उसका विकास प्रोटेस्टेंट धर्म के आधार पर हुआ है, जो कि मार्क्स मानते थे कि पूंजीवाद के विकास के कारण प्रोटेस्टेंट धर्म हुआ है, जबकि ये मानते थे कि प्रोटेस्टेंट धर्म के कारण पूंजीवाद का विकास हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं आधुनिक पूंजीवाद का विश्लेषण, जो कि मैक्स वेबर का है। इसमें इन्होंने क्या क्या बात कही है। मैक्स वेबर ने पूंजीवाद का विश्लेषण धर्म के समाजशास्त्र के अंतर्गत किया है। तो जैसे ऊपर भी हमने जब आपको समझाया कि धर्म के समाजशास्त्र के अंतर्गत इन्होंने बताया कि किस प्रकार प्रोटेस्टेंट धर्म जो था कि उसमें जो भी तत्व थे जैसे कि तार्किकता, लाभ की इच्छा, परिश्रम, बचत एवं पूंजी संग्रह तथा साहस और नौकरशाही संगठन, तो ये सब जो उसके तत्व थे प्रोटेस्टेंट धर्म में वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद के विकास के लिए सहायक थे। तो ये हमने आपको धर्म के समाजशास्त्र के अंतर्गत समझाया है। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि मैक्स वेबर ने पूंजीवाद का जो अपना विश्लेषण किया है वो धर्म के समाजशास्त्र के अंतर्गत ही किया है। दूसरा यहाँ पे जो लिखा है कि मैक्स वेबर ने 1905 में अर्थशास्त्र और पूंजीवाद को लेकर अपना एक अध्ययन किया तथा उन्होंने द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नाम से प्रकाशित की एक पुस्तक। तो इस पुस्तक में इन्होंने अपने आधुनिक पूंजीवाद का विश्लेषण किया है। इस अध्ययन में मैक्स वेबर ने विश्व के 6 महान धर्मों को चुना, जिनमें से कन्फ्यूशियस, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्म शामिल था। ठीक है, और मैक्स वेबर ने अपने इस अध्ययन में यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि पूंजीवाद का विकास प्रारंभिक अवस्था में केवल उन्हीं देशों में हुआ जिन देशों में समाज प्रोटेस्टेंट धर्म को मानता था। वेबर के अनुसार प्रोटेस्टेंट धर्म के आर्थिक विचार में वे सभी बातें सम्मिलित होती हैं जो इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को संभव बनाती हैं तथा उन्हें विस्तार देती हैं, जो कि ऊपर समझा चुके हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म के जो तत्व थे वो पूंजीवाद के लिए थे, तो वही यहाँ पे बात की गई कि आर्थिक विचार के लिए वे सभी बातें संभव हैं जो कि प्रोटेस्टेंट धर्म में हैं, और वही कहीं ना कहीं इसे आगे बढ़ाती है। वेबर के अनुसार पूंजीवाद का सर्वोत्तम विकास इंग्लैंड, अमेरिका, हॉलैंड आदि उन देशों में हुआ जहाँ के जो लोग थे वो प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी थे। इसके विपरीत इटली, स्पेन आदि देशों के लोग कैथोलिक धर्म के अनुयायी होने के कारण पूंजीवाद को अधिक विकसित नहीं कर सके। क्योंकि कहीं ना कहीं कैथोलिक धर्म के जो लोग थे वो उनकी जो विशेषताएं थी वो इसके विपरीत थी प्रोटेस्टेंट धर्म के। ठीक है, और यहाँ पे बात किया है जैसे कि मैक्स वेबर ने लिखा है कि मैक्स वेबर ने कन्फ्यूशियस धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और यहूदी धर्म का जब विश्लेषण किया तो ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि इन सभी धर्मों के आर्थिक विचारों के अनुरूप ही समाज का आर्थिक और सामाजिक संगठन निर्मित हुआ है। इनके अनुसार हिंदू, बौद्ध और कन्फ्यूशियस धर्म में ऐसे आर्थिक विचार विकसित हुए हैं जो पूंजीवाद के विकास में बाधा आए। जैसे कि हिंदू धर्म जो था वो भाग्यवाद या पारलौकिक संयम पर बल देता था। मतलब जो हिंदू धर्म था वो धन की अपेक्षा मोक्ष या परलोक की जो होता है उसे अधिक मान्यता देता था, ना कि वो धन को देता था। तो कहीं ना कहीं ये पूंजीवाद का विकास हो ही नहीं सकता है, तो हिंदू धर्म में इसीलिए नहीं माना इन्होंने। दूसरा इन्होंने बताया कि चीन के कन्फ्यूशियस में समर सत्ता, परंपरावाद या पारिवारिक दायित्व के निर्वहन को विशेष महत्व दिया गया। और तीसरा जो इन्होंने अपने अध्ययन में बताया जैसे कि बौद्ध धर्म का जब किया तो बौद्ध धर्म में धन के संग्रह की प्रवृत्ति की निंदा की गई। तो जब ये सब जो जैसे कि हिंदू धर्म, चीन के कन्फ्यूशियस धर्म, बौद्ध धर्म, इन सब में कहीं ना कहीं धन को महत्व नहीं दिया गया, और पूंजीवाद के विकास के लिए धन को, तार्किकता को, लाभ की इच्छा को, ये सब होना चाहिए। ये सब किस में पाया इन्होंने? प्रोटेस्टेंट धर्म में पाया। तो इसीलिए इन्होंने बताया कहीं ना कहीं प्रोटेस्टेंट धर्म जो था वो पूंजीवाद के उदय का कारण बना। आप जानते हैं कि पूंजीवाद क्या होता है या पूंजीवाद का अर्थ क्या दिया है मैक्स वेबर ने। तो जो मैक्स वेबर थे ये मार्क्स को ही पूंजीवाद की व्याख्या का प्रणेता मानते थे, लेकिन
इन्होंने जो अपना मत दिया कि पूंजीवाद की व्याख्या में उद्यम बुनियादी इकाई होती है। संगठित पूंजीवादी उद्यम में मुनाफा लेने के मुख्य उद्देश्य होता है। बाजार में जो आदान प्रदान होता है, क्रय विक्रय होता है, उसमें धन को उपलब्ध कराना या लाभ लेना ही केंद्रीय लक्ष्य होता है। वेबर का तर्क है कि जब किसी पूंजीवादी संगठन की स्थापना होती है तो उसका एकमात्र उद्देश्य क्या होगा? अधिकतम लाभ लेना होगा। और पूंजीवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है, और ये लाभ कहाँ से प्राप्त होगा? बाजार के संबंधों से बंधा हुआ होता है। तो यहाँ पे इन्होंने इस बात को रखा कि वेबर ने बताया कि पूंजीवादी व्यवस्था जो होगी वो मुनाफाखोरी की व्यवस्था होगी, ठीक है। और ये जो मुनाफाखोरी होगा वो बाजार या उत्पादन या कार्यों के मध्य ही होता है। ये इनका पूंजीवाद का अर्थ था। तो पूंजीवाद में इन्होंने बाजार को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया, तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। अब जो कि मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवाद में क्या क्या लक्षण होने चाहिए, जैसे कि बताया, पहला धन का संचय, जो कि जैसे विवेकीकरण हो गया, नौकरशाही होगी, ये प्रोटेस्टेंट धर्म के भी तत्व थे। और वही इन्होंने यहाँ पे लक्षण भी बताए हैं कि पूंजीवाद के लक्षण क्या क्या होने चाहिए। जैसे कि धन का संचय, तो धन का असीमित संचय जैसे कि बात यहाँ पे की गई है। तो इस व्यवस्था में व्यक्ति जो होगा, पूंजीवादी व्यवस्था में, ठीक है, व्यक्ति जो होगा वो अधिकतम लाभ कमाना चाहता है और तथा उसकी इच्छा होती है कि वह अधिक से अधिक धन का संचय करे। अतः व्यक्ति यह सदैव प्रयास करता रहता है कि वह जितना अधिक से अधिक धन संचय कर सके। तो पूंजीवाद का ये पहला लक्षण हो गया। दूसरा, विवेकीकरण या तर्कीकरण। तो इसमें वेबर का मत है कि धन संग्रह की इच्छा केवल आधुनिक समाज में ही नहीं पाई जाती, विश्व के सभी समाजों में लोगों की इच्छा धन संग्रह की होती है, जिसे हम पूंजीवादी अर्जनशीलता भी कहते हैं और इसे विवेकीकरण भी बोल सकते हैं। किसी में धन संचय की इच्छा केवल अपनी ज़रूरतों के अनुसार होती है और किसी में बहुत ज़्यादा होती है धन संचय की इच्छा, ठीक है, बस इतना अंतर होता है। तीसरा, संगठित उद्यम। तो इसमें बात किया कि आधुनिक जो पूंजीवाद में धन का संचय है वो बाजार या उद्यम की व्यवस्था में किया जा सकता है और अर्जन का आधार विवेकीकरण होता है। जिसे कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद कहा है उसे मैक्स वेबर ने क्या कहा है? विवेकीकरण कहा है। और वेबर का मत है कि जैसे वर्ग संघर्ष के बिना सर्वहारा की मुक्ति नहीं, वैसे ही विवेकीकरण के बिना पूंजीवाद नहीं। तो यहाँ संगठित उद्यम को समझ लीजिए। उद्यम मतलब संचय बाजार, और बाजार क्या होगा? तभी होगा जब विवेकीकरण होगा, और विवेकीकरण के बिना इन्होंने बताया है कि पूंजीवाद नहीं है। और चौथा जो लक्षण बताया, नौकरशाही। तो नौकरशाही का मतलब जैसे बाजार के संबंधों में जो है नौकरशाही संगठन द्वारा ही अधिकतम लाभ कमाया जा सकता है। पूंजीवाद में मैक्स वेबर ने नौकरशाही को एक अनिवार्य व्यवस्था माना है। नौकरशाही का मतलब क्या होता है? जैसे कि जब हम कहीं भी रेलवे स्टेशन मान लीजिए टिकट लेने जाते हैं, तो टिकट की खिड़की पे जो कार्यरत व्यक्ति जो कि हमारे लिए अपरिचित होता है वो टिकट देता है, तो वो क्यों कार्य कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो कर्मचारी के रूप में अपना कार्य संपन्न कर रहा है। और जो व्यक्ति नौकरशाही या कर्मचारी के रूप में कार्य व्यक्ति करता है उसे नियमानुसार वेतन मिलता है। इसे ही मैक्स वेबर ने नौकरशाही बोला है। इसकी हम आगे एक विस्तृत व्याख्या करेंगे नौकरशाही पे। यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उन्हें इन्होंने नौकरशाही बोला है, ठीक है। और इसके माध्यम से ही इन्होंने बताया यहाँ पे कि नौकरशाही एक लक्षण होता है पूंजीवादी व्यवस्था का, कि इसके माध्यम से ही अन्य कार्य होते या उद्यम चलता रहता है। जो पांचवी लक्षण बताया, तकनीकी। तो तकनीकी जैसे मैक्स वेबर का भी का मानना था कि जैसे जैसे तकनीकी का विस्तार होगा उत्पादन में वृद्धि होगी, उतना ही हमें लाभ होगा और पूंजीवाद का विस्तार होगा। ये बात कही। छठा, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा मतलब जैसे कि वेबर का मत है कि पूंजीवादी व्यवस्था में संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया जो होती है वो बाजार से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। बाजार में वस्तुओं के भाव पर किसी प्रकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रतिस्पर्धा के द्वारा वस्तुओं के मूल्यों को विवेकीकरण के माध्यम से एक नियंत्रित किया जाता है और प्रतिस्पर्धा का माध्य साख, बैंकिंग या वित्त होता है, ठीक है। और जो कि सातवां, वर्ग का संबंध। तो मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में वर्गों के बीच में जो संबंध का आधार होगा वो क्या होगी? प्रतिस्पर्धा होगी। तो अगर ऑप्शनल में भी क्वेश्चन बन जाए कि मैक्स वेबर के अनुसार वर्ग का संबंध
का आधार क्या था? तो आधार था वो प्रतिस्पर्धा। अब बात करते हैं पूंजीवाद की आत्मा के लक्षण। धन के प्रति लोगों का जो मानसिक दृष्टिकोण है वही पूंजीवाद की आत्मा है, ऐसा मैक्स वेबर का मानना था। जैसे कि बात करें जैसे अमेरिका में, तो पूंजीवाद का संबंध उपयोगितावाद से माना जाता है और वहाँ के जो व्यक्ति हैं अमेरिका के, वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। केवल वहाँ के लोग जीवन का आदर्श मौज मस्ती का जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो वो लोग जो होते हैं अगर अपने जीवन को बहुत ही इंजॉयमेंट तरीके से जी रहे हैं तो उनका जो मानसिक दृष्टिकोण कहीं ना कहीं पुनर्जन्म और इन सब पे बिलीव नहीं कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अधिकतम लाभ कमाएंगे और अपने जीवन को अच्छे तरीके से जिएंगे। और लेकिन अगर इसके विपरीत हिंदू धर्म की बात कर ले या भारत की बात कर ले, भारत में, तो भारत में जो है वो पूंजीवाद का जो दृष्टिकोण होगा वो कहीं ना कहीं अमेरिका के दृष्टिकोण से अलग होगा। क्यों? क्योंकि उनका मानसिक दृष्टिकोण अलग है। क्योंकि भारत में कई लोग ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और जैसे कि धर्म की अगर बात करें तो हिंदू धर्म या अन्य धर्म भी जैसे मोक्ष की प्राप्ति को, धन के जगह पे वो मोक्ष की प्राप्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो वो इतना ज़्यादा धन की ओर नहीं भागते हैं। तो भारत में जो पूंजीवाद का दृष्टिकोण है वो दूसरा है क्योंकि उनका मानसिक दृष्टिकोण दूसरा है, और अमेरिका का दृष्टिकोण दूसरा है क्योंकि उनका मानसिक दृष्टिकोण दूसरा है। और यही कहीं ना कहीं पूंजीवाद की आत्मा है। ठीक है, और इसी आधार पर वेबर ने पूंजीवाद की आत्मा के निम्नलिखित लक्षण बताए हैं। पहला जो बताया है वो बताया है व्यावसायिक समूह और धार्मिक आचारों का पालन। तो इसमें जो इन्होंने बताया कि धार्मिक आचारों का पालन करना ही पूंजीवाद की आत्मा को बनाता है। तो जो धार्मिक आचार होंगे, जैसे प्रोटेस्टेंट धर्म के आचार थे, तो वो जो आचार का पालन जिन ने किया तभी तो पूंजीवाद का उदय हुआ। तो यहाँ पे यही बात की गई। दूसरा जो लक्षण बताया कि पूंजीवाद की आत्मा परंपरावाद के विपरीत होती। परंपरावाद मतलब अगर बात करेंगे तो जैसे आधुनिक पूंजीवाद में जो व्यक्ति है वो परंपरागत व्यवहार को स्वीकार नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों की एक ही आचार संहिता होती है। जो कि आधुनिक पूंजीवाद हैं उनकी एक ही आचार संहिता होती है कि अधिकतम धन कमाओ, और इस अधिकतम धन कमाने के लिए परंपराओं का पालन करना आवश्यक नहीं होता है। क्योंकि जो लोग परंपरा का पालन करेंगे वो कहीं ना कहीं धन को नहीं कमा पाएंगे, और परंपरावाद में मुक्ति प्राप्त करना पूंजीवाद की आत्मा को मजबूत करता है। तीसरा, श्रमिकों के प्रति नया दृष्टिकोण। तो मैक्स वेबर ने इसमें जो बताया है श्रमिकों के प्रति नए दृष्टिकोण में, तो जब व्यक्ति का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है तो उनका श्रमिकों के प्रति जो दृष्टिकोण होता है वो बदल जाता है। तो वेबर का मत है कि व्यक्ति की सबसे प्रमुख आचार संहिता व्यक्ति की को प्रतिष्ठा के रूप में मानना, और प्रतिष्ठा के लोकाचार श्रमिक को उच्च स्थान देते हैं। तो वेबर ने जो यहाँ पे है पूंजीवाद में अपने पूंजीवाद के विश्लेषण में श्रमिकों को एक उच्च स्थान दिया है। तीसरी बात की गई है नियंत्रण और अनुशासन की। तो यहाँ इसमें समझाया है, मैक्स वेबर ने यह बताया है कि असीमित धन कमाने के लिए व्यक्ति धार्मिक आचार संहिता का पालन करता है, और धार्मिक संहिता जो है वो बतलाती है कि व्यक्ति को ईमानदारी से कार्य करना चाहिए और उसे तार्किक होना चाहिए। ठीक है, तथा ये जो ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, ये सब चीज़ें जो होती है कहीं ना कहीं व्यक्ति को अनुशासित या नियंत्रित करती हैं। और पूंजीवाद की आत्मा का आधार आचार संहिता और मूल्यों में निहित है। मैक्स वेबर का मत है कि जब तक धार्मिक आचार संहिता प्रभावी नहीं होती तब तक पूंजीवाद की आत्मा का जन्म नहीं होता, और जब ये धार्मिक संहिता होगी तभी पूंजीवाद का जन्म होगा, और कहीं ना कहीं ये आचार संहिता व्यक्ति को नियंत्रित और अनुशासित भी रखती है। पांचवें जो लक्षण बताया गया कि पूंजीवाद की आत्मा का मानसिक अभिवृत्तियों से संबंध होता है। तो ये पहले ही बता चुके हैं कि जैसी मानसिक अभिवृत्तियाँ होंगी वैसे पूंजीवाद का जन्म होगा। ठीक है, अगर मानसिक अभिवृत्ति आपका जैसे कि मानसिक अभिवृत्ति की अगर बात करें जैसे कि व्यक्ति का जो होगा अर्थपूर्ण व्यवहार और मूल्यों का जो घनिष्ठ संबंध है वो पूंजीवाद की आत्मा के साथ जुड़ा होता है, और पूंजीवाद की जो आत्मा होगी वो अच्छा बुरा स्वरूपों के मूल्यांकन संरचना के अनुरूप होगी। और जो हमने अभी पहले जब समझाया था तो बताया था कि अमेरिका के लोगों का मानसिक दृष्टिकोण और भारत के लोगों के मानसिक दृष्टिकोण में अंतर है, इसीलिए डेवलपमेंट जो है कहीं ना कहीं अमेरिका का ज़्यादा और हम लोगों का कम है। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं धर्म को ज़्यादा महत्व देते हैं धन की अपेक्षा। ठीक है, अब समझते हैं
पूंजीवाद की प्रकृति के संबंध में मार्क्स के और वेबर के विचारों की अगर तुलना की जाए तो पहले तो मार्क्स क्या क्या पूंजीवाद के बारे में कहते हैं तो उसको जान लेते हैं। जैसे इसमें बात की गई है कि मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद की प्रकृति श्रमिकों का शोषण करने की ही अनुकूल है। पूंजीवाद की व्यवस्था शोषण व्यवस्था है। तो मार्क्स की जो पूंजीवाद की व्यवस्था थी वो क्या थी? शोषण की व्यवस्था थी। क्यों? क्योंकि जो इसमें पूंजीपति होते थे या जो भी उत्पादन के साधन होते थे वो कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में होता था और बाकी जो लोग वहाँ के कार्य करते थे वो उनका क्या एक तरह से शोषण के रूप में ले लिया जाता था। दूसरी बात की गई है पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक मूल्यों का उत्पादन करता है परंतु उसका बहुत कम भाग उसे वेतन के रूप में पूंजीपतियों से प्राप्त होता है। तो इसमें जो श्रमिक कार्य करते हैं इन उत्पादन साधनों में जो भी मशीनें लगी होती जो भी कार्य कर रहे होते हैं तो उनको जो भी जितना वो मतलब अपने श्रम से जितना वो पैदा करते हैं उससे उन्हें बहुत कम ही प्राप्त होता है। और तीसरा जो यहाँ बात किया गया बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण समय समय पर अति उत्पादन की स्थिति उत्पन्न होती है जिसके फलस्वरूप आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। और आर्थिक संकट के सामना करने के साथ साथ श्रमिकों में जो होगा बेरोजगारी निर्धनता ये सब बढ़ती जाती है और इन सब शोषण व अत्याचारों के कारण श्रमिक संगठन या वर्ग चेतना दिन पर दिन बढ़ती जाती है। और जब ये वर्ग चेतना बढ़ेगी जैसे कि यहाँ पे बात किया गया है कि पूंजीवादी व्यवस्था में एक दिन ऐसा आता है कि एक दो गुट बन जाते हैं। एक होता है पूंजीवाद एक होता है पूंजीहीन। जिसके पास पूंजीवाद मतलब जो कल कारखानों आदि पे नियंत्रण रखता है और जो वहाँ कार्य करता है जो श्रमिक होते हैं वो पूंजीहीन होते हैं। और जब ये जो वर्ग चेतना जब बढ़ती है तो एक ना एक दिन जैसे कि इसमें बात किया है कि मार्क्स के अनुसार एक दिन क्रांति के रूप में प्रकट होगी और फलस्वरूप श्रमिक वर्ग पूंजीपतियों को जड़ से उखाड़ फेंकेगा और सर्वहारा वर्ग की स्थापना होगी। तो जो ये पूंजीपति वर्ग है जो कि पूंजीहीन का या श्रमिकों का शोषण करते हैं वो सब लोग एक वर्ग चेतना से बन जाते हैं और कहीं ना कहीं पूंजीपतियों का विरोध करेंगे और अपनी मांगों को उठाएंगे और एक दिन सर्वहारा वर्ग की स्थापना होगी। ऐसा मार्क्स का मानना था मार्क्स का। अब बात करते हैं वेबर का क्या मत है पूंजीवाद के विषय में। तो वेबर के अनुसार एक तो है राजनीतिक पूंजीवाद जिसके अंतर्गत साम्राज्य पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद भी आता है और दूसरा है आधुनिक औद्योगिक पूंजीवाद। तो राजनीतिक पूंजीवाद में लाभ कमाने के लिए युद्ध के साधनों को प्रयोग में लाया जाता है, दूसरों पर विजय प्राप्त की जाती है और राजनीतिक प्रशासन को सर्वोच्च अधिकार स्थापित होता है। तो यहाँ पे इन्होंने वेबर ने दो तरह के पूंजीवाद की व्याख्या की है। एक राजनीतिक पूंजीवाद जिसके अंतर्गत साम्राज्यवादी पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद आएगा और दूसरा औद्योगिक पूंजीवाद की बात की है। ठीक है। और तीसरा बताया है कि पूंजीवादी इकाई के लिए किसी निश्चित स्थान पर कारखानों की स्थापना और उन कारखानों में काम करने वालों को स्वतंत्र श्रमिकों का होना आवश्यक है। तो यहाँ पे श्रमिकों की स्थिति जो मार्क्स ने बताई है अपने पूंजीवाद में कि बहुत दीन होती है तो इन्होंने इतना ज़्यादा श्रमिकों की स्थिति को दीन नहीं बताया है। ठीक है। मार्क्स के विपरीत आधुनिक औद्योगिक पूंजीवाद से वेबर का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत अलग अलग चीज़ों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए अलग अलग उत्पादक इकाइयां स्थापित की जाएंगी जो कि पूंजीवादी युग से पूर्व की उत्पादक इकाइयों को कुचलकर उनकी कीमत पर अपना विस्तार करती हैं। ये बात की गई है। और पांचवा जो यहाँ पे बताया गया है कि मार्क्स की भांति वेबर ने भी व्यापार और वित्त को आधार ना मानकर उत्पादन की इकाई को ही आधुनिक औद्योगिक पूंजीवाद का आधार माना है। परंतु मार्क्स ने इस मत से सहमत नहीं है कि पूंजीवादी व्यवस्था पूर्णतः एक व्यर्थ का संगठन है और उसके विनाश ही सामाजिक हितों की प्राप्ति संभव है। इससे ये सहमत नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो मानना था जैसे कि वेबर पूंजीवादी व्यवस्था को बुद्धिसंगत मानते हैं लेकिन उन्होंने इस व्यवस्था में होने वाली उत्पादन की अराजकता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है और ना ही उसके लिए कोई स्पष्टीकरण या कारण प्रस्तुत किया है। तो वेबर ने जो है पूंजीवादी व्यवस्था को बुद्धिसंगत तो मानते हैं लेकिन इसमें कोई भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया है कि इसमें अराजकता की ओर इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। आई होप आपको धर्म का समाजशास्त्र जो कि मैक्स वेबर ने दिया है और पूंजीवाद के विश्लेषण समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई भी विषय से संबंधित कोई भी कठिनाई हो रही हो, किसी भी टॉपिक से आपका वीडियो प्रोवाइड करना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।